दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इन ख़ास मेहमान का परिचय कराते हुए चलें तो आपको बताएं कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं 1993, 94, 95। लगातार 2 साल तक, 2 सेशन तक छात्र संघ का अध्यक्ष बने रहना कोई मामूली बात तो नहीं होती। इसके साथ साथ जब एनडी तिवारी जी पहली बार इलेक्टेड मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना सलाहकार इन्हें बनाया था, हमारे खास मेहमान को बनाया था। और सलाहकार होने के साथ साथ आप दर्जा राज्य मंत्री भी थे। आपको एक खास बात और बताते चलें, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, दोनों राज्य एक थे, उत्तराखंड में जन आंदोलन चल रहा था, राज्य को अलग करने का, राज्य को पृथक करने का आंदोलन चल रहा था, तो कुमाऊं से उस आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कांग्रेस के प्रवक्ता के पद पर आप इस वक्त नियुक्त हैं। हम स्वागत करते हैं अपने आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर गणेश उपाध्याय जी का। थैंक गणेश यू। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू टुडे न्यूज़ 9 मोनिस मलिक जी। मैं आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक छोटे से शहर की इच्छा में आपने ये मुकाम हासिल करने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड ही नहीं, देश में नीचे से लेकर ऊपर तक जो हकीकत को आप शो करना दिखाना चाहते हैं वो जनता जाने, पॉलिटिकल पार्टियां जाने और आने वाले वक्त उसमें सुधार करें। हमारी शुभकामनाएं आपकी बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके आभारी रहेंगे, आपने इतनी अच्छी शुभकामनाओं से हमें नवाजा। तो चलिए पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हैं। पहले देखिए, हम अपने गेस्ट को पॉडकास्ट में बुलाते हैं पॉलिटिकल चर्चा करने से पहले हम पहले जानते हैं कि भाई हमारे सामने जो गेस्ट हैं तो उनके अपने निजी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहाँ से आए हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी, राजनीति में क्यों आ गए, तो कुछ अपने बारे में बताइए। मलिक साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक छोटे से ग्राम सभा शांतिपुरी ग्रामीण क्षेत्र है। मेरे पिताजी आर्मी में हौलदार रिटायर्ड थे, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर जिसे कहते हैं। और हमारी गरीब परिवार से हम कहते हैं इस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे याद है, मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी पाठशाला अभी भी है वहाँ। अच्छा। मैं हमेशा 14 नवंबर जिस दिन चिल्ड्रन डे होता है, बच्चों के पास जाता हूँ, उस स्थान में बैठता हूँ जहाँ मैं कक्षा 3 में पढ़ा था। अच्छा। उन बच्चों को सबको नीचे आके उनके साथ बात करता हूँ, शेयर करता हूँ, मैं जो भी अपनी स्थिति के हिसाब से जो उसको गिफ्ट भी देता हूँ। तो उन्हें याद कहता हूँ, मैंने कहा बेटा देखिए, आपको आने वाले वक्त में सबसे पहले संस्कारिक होना चाहिए। अपने माता पिता सब लोगों को आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए। जब इज्जत दोगे इज्जत पाओगे। बिल्कुल। तो मुझे याद है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तो 20 पैसे का पीतल का सिक्का हुआ करता। आजकल के बच्चे क्या जाने इस बात को। नहीं, मैंने देखा है वो देखा होगा। मैंने तो देखा जो है मैं फीस हमारी 10 पैसा पड़ती थी जी। 5 पैसा संचय का वो चीज़ होती थी। कक्षा 1 से लेके जब कक्षा 5 करते इकट्ठा पैसा मिलता है। अच्छा। तो 15 पैसा जमा हो जाता था। 5 पैसे का हमारे शांतिपुरी पहली बार एक जलेबी की दुकान आई। हम नहीं जानते क्या होता है जलेबी, ग्रामीण परिवेश से रहने वाले हम लोग। ये बात सन मेरे ख्याल 73-74 की बात रही होगी। तो मुझे बड़ा दिल ललचाया, मेरे खा लेते कैसा होता है। तो मुझे लगता है मुझे 5 पैसे का उस दौरान। कितनी एज रही होगी? मैं उसमें आपका 8-9 साल का हूँ। 8-9 साल, 8-10 साल के। 8-10 साल के। तो मैंने कहा जलेबी खा लेता कैसा होगा। पहली बार जलेबी देखी, हमने खाया, 100 ग्राम लगभग दिया होगा मेरे ख्याल से। बहुत आनंद है, बड़ा अच्छा लगा, खाया। तो मैं घर गया, हमारे पिताजी ने बोला बेटा फीस जमा कर दी। मैंने कहा बिल्कुल फीस जमा कर दी पिताजी। तो कहना हिसाब बताओ। हमारे पिताजी आर्मी मैन थे, स्वाभाविक है, आर्मी मैन आप कहते ठीक होता, आपको मालूम है। तो मैंने कहा, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसा 10 पैसा जो फीस होती वो किया, 5 संचय के जमा कर दिया। कहना 5 पैसा कहाँ गया? अच्छा। मैंने कहा वो जलेबी की दुकान आई थी, मैं पहली बार जलेबी खाने का मौका हुआ। मेरे पिताजी ने इतना मारा, अच्छा। इतना मारा, मैं जिंदगी में वो मेरे हित के लिए किया। मैं आने वाली पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा तो पैसे क्या कदर होती, क्या इज्जत होती, वो मैं देखा हो। अच्छा। तो आज के वक्त में मेरे बेटे 2 बेटे हैं। अब तो एक तो बाहर जॉब कर रहा है, एक दिल्ली में है। तो मैं जो भी पैसा देता हूँ, मैं एक एक पैसे का लाल पाई का हिसाब मांगता हूँ, क्योंकि मैंने वही शिक्षा ग्रहण करी है, वही मेरा माहौल पर रहा हूँ। तो ये मेरा शिक्षा का प्रारंभ हुआ। अच्छा, 5 पैसे की जलेबी खाने के लिए फिर? अरे बहुत बेटा, पापा मुझे याद है अभी भी। उन्होंने मुझे नहीं मारा कि इन्हें गलत काम किया, एक सबक सिखाया। अच्छा। फालतू पैसे नहीं किया, क्योंकि हमें स्थिति गरीब घर के थे हम। उस दफे आप विश्वास नहीं मानते, शांतिपुरी में गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, पैसे की वैल्यू तो बराबर ही होती है। तो स्वाभाविक है। तो कक्षा 10 तक मैंने शांतिपुरी में पढ़ा। उसके बाद MB इंटर कॉलेज से मैंने इंटर पास किया। अच्छा। फिर हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का। अच्छा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया नैनीताल से। अच्छा। मैं एथलीट चैंपियन ना हूँ। अच्छा।
आप देखिए आज तो मेरा वेट 85 किलो है, उस दफ़ा मेरा 51 से ऊपर वेट नहीं हुआ करता था। वो नैनीताल लेक राउंड का केवल कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक छात्र था जो डेली रनअप करता, मैं भी करता था। तो मेरा भी मेरे ख्याल से 12.25 या 12 मिनट में पूरा लेक राउंड करता था। अच्छा, 100 मीटर? नहीं, लेक राउंड, पूरा लेक राउंड। अच्छा, देखिए नैनीताल का लेक राउंड कितना बड़ा है, 8 मिनट में। हाँ, 3.5 किलोमीटर बात है ये तो। फिर वो तो मतलब ये आपका जो ये मॉल रोड है, मॉल रोड से पूरा, और ठंडी सड़क पूरा, ठंडी सड़क पूरा, हाँ, पूरा 3.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगा, मेरे ख्याल से। तो मैं करता था। मेरे जो साथ पॉलिटेक्निक करता था, मेरे साथ दोस्त सोने में पसंद नहीं करता। क्यों कहता था कि तुम हड्डी चुभ रही है। अच्छा, क्योंकि पतले दुबले थे। तो वहाँ से हमारे जिया जी रैम जी में जॉब करते थे। अच्छा। तो IDH हुआ करता, वहाँ से पैदल जाते थे। अच्छा। पॉलिटेक्निक कहाँ, एकदम दूसरी छोर पे। तो अब सुबह हम पूरा लेक राउंड लगाते थे, फिर पढ़ाई के लिए जाते, कभी कभार हम शाम को फॉर्म मिलता हम घूम लिया करते थे। अच्छा। तो लगा कितना, मतलब एक दिन के अंदर 10-15 किलोमीटर हम पहाड़ों से ऊपर से नीचे चलते थे। वो किया। तो उसके बाद मैं जब किया था उसके डिप्लोमा, तो उसके बाद किसी शुगर फैक्ट्री एज ए का मैंने कार्य किया। अच्छा, हाँ, यही मतलब क्या, वो दर्शकों को बता दीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर। हाँ। अच्छा। मेरे दोस्त शुभ दिन तक मेरे जो थे, तो मैं कहाँ यार ये रखा है, आप यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ो। अच्छा। मेरे बहुत से मित्र, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने यहाँ तक कहा उपाध्याय तुम कहाँ चक्कर में पड़ लो यार। अच्छा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ी बात है, अगर आप प्रेसिडेंट बन जाओगे ना, आपके टांग के नीचे गुजर जाऊंगा। उन्होंने ये चैलेंज किया था, मैंने स्वीकार करता हूँ। अच्छा। वो आज बहुत अच्छे संभ्रांत हमारे मित्र हैं। उन्हें इसलिए नहीं कहा कि डिमोलाइज नहीं, इसलिए कि वास्तव में टफ हो गया। अच्छा। तो मैं गया। नहीं, सही बात है। उस वक्त कॉलेज कितने होते थे, आज के हम देखें तो हर मोहल्ले में, हर शहर में ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। उस टाइम में इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल से कुछ ही कॉलेज थे। ये MB कॉलेज रहा होगा, और ये उर्दूपुर था, बस कुछ ही। तो उसके बाद मैं गया फिर वहाँ पे। हमारे मित्र अनिल कपूर डब्बू डॉक्टर, जो इसे प्रोफेसर भी हैं, मंडी के चेयरमैन भी हैं। अच्छा। इन्होंने मेरा एडमिशन किया। अच्छा। हाँ। कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया आपने? मैंने BA प्राइवेट किया था जब मैंने किया था। तो उसके बाद मैंने ब्रिज कोर्स कहते थे, 3 ईयर हो गया था फिर BA ना, तो मैंने ब्रिज कोर्स किया। अच्छा। तो मेरा एडमिशन कहाँ होता, डब्बू भाई ने हमारे जो उन्होंने, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना था, उन्हें जीतना था, उन्हें मालूम है गणेश उपाध्याय क्या चीज़ है, इनकी सब बहुत से शांतिपुर की और अच्छा दायरा है। तो एडमिशन करा, मैं एडमिशन हो गया। तो फिर मैं इलेक्शन लड़ा। हाँ, जब पहला इलेक्शन हम लड़े थे, मैं पहला इलेक्शन जीत जाता 6 महीने के अंदर। हमारा एक मित्र किसी दूसरे का सपोर्ट में आया था वो। अच्छा। उसने हमारे मित्र से जान परिचित होने की वजह से उसने चाकू मार दिया दूसरे लड़के को, दारू पिया हुआ था। अरे कह दिया गणेश उपाध्याय ने चाकू मार दिया, गणेश उपाध्याय के लोगों ने नाम आपका डाल दिया। मेरा डाल दिया, और मेरा जीता हुआ इलेक्शन हार गया। जीता हुआ इलेक्शन मैं हार गया। वो केस मैं लड़ता रहा। मेरे से कितने बार का तुम जमानत करो, मैं जमानत क्यों करो, मैं था ही नहीं था, क्यों करो, स्टूडेंट लीडर हैं भाई, हमें क्या मालूम क्या। फिर मुझे, मैं धन्यवाद दूंगा, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज जी ने मुझे बुलवाया। अच्छा। बेटा ये राजनीति इसमें नहीं होती है, आओ इसे निपटाओ। मैं धन्यवाद दूंगा, उन्हें वो खारिज किया वो केस। अच्छा। खारिज कर दिया। तो बताओ मुझे मालूम है क्या होता केस। तो उसके बाद मैं फिर 93-94 में प्रेसिडेंट बन गया था। तो उत्तराखंड आंदोलन जो चल रहा था, अच्छा, आरक्षण के विरोध में, OBC आरक्षण, हमारे उत्तराखंड में उस दौरान मात्र 2.8 आरक्षण OBC को हुआ करता था। मुलायम सिंह ने कहा 27% एजुकेशन भी आरक्षण होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने देखा कि टनकपुर, पिथौरागढ़ से बहुत से स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, अपने माता पिता के साथ आए थे। उनके 60% होने के बाद एडमिशन नहीं हुआ। मैंने कहा यार स्टूडेंट लीडर होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है, इसकी खिलाफत करना चाहिए। कि मैंने कहा जब यहाँ खाली सीटें पड़े रहेंगी और जो वास्तव में जिन्हें एडमिशन मिला वो नहीं मिल पा रहा, हमने विरोध किया OBC के अगेंस्ट। मैंने कहा एजुकेशन OBC बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। जब हम देखा, हमने किया, जहाँ नैनीताल से जब प्रारंभ हुआ, उसके बाद पूरे कुमाऊं में आग लग गई। अच्छा। उसके बाद गढ़वाल में भी लग गई। तो मुलायम सिंह ने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड नहीं बना था, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे उत्तराखंड कुछ लेना देना नहीं। अरे वो तो फिर घी में आग में घी डालने का काम किया। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ऐसा मुख्यमंत्री के साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे, हम राज्य लेंगे अपने हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था। अच्छा। तब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में हुई। तो उस दौरान मुझे याद है, हाँ, जब वो यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, तो उत्तराखंड को तो समझ मुलायम सिंह यादव जी को मानना पड़ेगा।
वो भी बड़े बहुत अच्छे मजे हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारा उत्तराखंड से हमारा कोई विधायक जीतता नहीं है। वो भी चाहते थे वास्तव में उत्तराखंड आज बने। उन्हें जब समीकरण देखा होगा ना, उन्हें मुझे भी लगता है उन्हें भी चाह होगा, ईमानदारी चाह होगा। तो जब देखा लड़ाई हुई, तो उसके बाद जब वार्ता हुई, अब मैंने आपको एक पेपर दे रखा, आप देखिएगा। हमारे जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, पिथौरागढ़ में स्टूडेंट लीडर कुमाऊं की जितने भी सबको एक वहाँ मीटिंग रखी गई थी। जो मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद पत्रकार लोगों ने मेरे से सबने घेर लिया मुझे। मैंने कहने लगा, यार आप लोगों ये उत्तराखंड आंदोलन कहाँ चल रहा तुम्हारा? ये तो पेपरों में चल रहा, हमने चला रखा। अरे मैंने ऐसी बात नहीं करते। मैंने कहा आपका पेपर जो 1.5 रुपये था वो 2.5 रुपये में कर दिया आपने, आप ऐसी बात मत करो। मैंने कहा ये अभी तक हमारे मित्रों ने विधानसभा लोकसभा में पर्चे डाल रखे, अच्छा, फेंक रखे। अच्छा, जरूरत पड़े तो हम बम फेंकेंगे। अच्छा, आप देखिए वो लेटर में जो पैटर फ्रंट पेज लखनऊ में आ गया। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी ने फोन किया प्रताप भैया, आपका स्टेटमेंट वहाँ छपा लखनऊ जाकर? फ्रंट पेज में, फ्रंट पेज सर माना रखता। अच्छा, दैनिक जागरण। तो प्रताप भैया जी को फोन किया, क्योंकि प्रताप भैया जी मुलायम सिंह जी अच्छे जुड़े थे। उन्होंने कहा भाई ये लड़का है कौन? उन्होंने कहा प्रताप कौन? प्रताप भैया पूर्व मंत्री रह चुके थे यूपी में। अच्छा, और विधायक भी रह चुके थे खटीमा क्षेत्र से। अच्छा, तो उनसे पूछा भाई ये बताओ। उन्होंने कहा ये स्टूडेंट लीडर है, ये चल रहा है। तो उसके बाद उन्हें कमिश्नर पीडी सुधाकर हुआ करते थे। अच्छा, उन्हें भी फ़ोन किया हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने। तो उन्होंने प्रताप भैया को फिर बात की, यार ये ज़रा बात करो। प्रताप भैया ने, मैं हॉस्टकेन फील्ड छात्रावास में रहता था। अच्छा, हम छात्रावास इसलिए रहते थे, हमें तो अरेस्टिंग हो जाती है। हम अगर छात्रावास में तो हम कभी फिर तो आंदोलन हमें जैसे प्रकार हम चल रहे थे वो ज़रा परेशानी आ जाती। तो हम रात भर कभी कहीं सोते थे, कभी कहीं सोते थे। और दिन में 10 से लेकर 20,000 लोगों के जुलूस में चला करते थे। अच्छा, हाँ। तो फिर प्रताप भैया जी ने हमारे वार्डन को फ़ोन किया। हमारे प्रोफेसर DC पांडे जी हमारे वार्डन हुआ करते थे। तो उन्होंने हमारे जीजा जी को फ़ोन किया। हमारे जीजा भी BC कांडवाली जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे। अच्छा, उस दफ़े वो यूपी के भी अध्यक्ष हुआ करते थे अपने यूनियन के। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये क्या बात है। मैंने प्रताप भैया जी को फ़ोन किया, PD सुधाकर जी को भी फ़ोन किया। मैंने क्या कहना बेटा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। मैंने साहब जो स्टेटमेंट दे दिया, अब बहुत में देख लेंगे, हम तो स्टूडेंट लीडर हैं। जैसा मैं पिथौरागढ़ से आ रहा था, मल्ली ताल 2 PC की गाड़ी। अच्छा, हमारा सम्मेलन गढ़वाल कुमाऊं स्टूडेंट लीडरों का रामनगर में था। तो वहाँ गाड़ी आ गई। अच्छा, तो कहने लगे गणेश उपाध्याय कौन? मैंने बताइए कौन, क्या करना गणेश उपाध्याय से आपने? नहीं उनसे बात करनी है। मैंने कहा मैं ही हूँ। कहने आप आगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे? मैंने कहा हमारा सम्मेलन है कुमाऊं गढ़वाल के स्टूडेंट लीडरों का। कहने ने, मैंने कहा अभी तो हम 10-15 लोग दिख रहे हैं ना, आग लग जाएगी तो हम चले गए। अपने मेरी जीप हुआ करती, मैं पहला स्टूडेंट लीडर छात्र संघ अध्यक्ष था जिसके पास अपनी जीप हुआ करती, सेकंड हैंड 4x4 की। अच्छा, उस दौर तो मेरे ख्याल से मैं स्टूडेंट लीडर के पास स्कूटर भी नहीं हुआ करता। तो बैठे लड़के हमारे। अब क्या है, मुझे याद आया जैसे हम वहाँ पहुंचे, काला ढूंगी रोड पे वहाँ घूमते हुए। अच्छा, तो अनवर भाई उधर पे ऐसो काला ढूंगी हुआ करते। अच्छा, तो मुझे पहचानते थे। अच्छा, कहने लगे उपाध्याय जी यार उसके आप रामनगर नहीं जाएंगे, क्योंकि रामनगर में कुमाऊं गढ़वाल के स्टूडेंट लीडरों का सम्मेलन था, राज्य के कैसा राज्य कैसा करना। मैंने मुझे जाना तो है भैया। कहना मेरे नौकरी धारे पे लगे, हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा ऐसा एक काम कर लेते हैं, आपको भी कुछ दिक्कत हो, मैं भी, मुझे भी दिक्कत हो। मैंने कहा मेरे गाड़ी मेरा दोस्त चला रहा है, 2-3 लोगों को गाड़ी सहित आप ले जाइए थाने में। अच्छा, तो वो थाने में लेके गए। मैं बाईपास निकल लिया। अच्छा, अरे जैसा बाईपास निकला, शाम को मालूम पड़ा अनवर भाई सस्पेंड कर दिए गए। अच्छा, काला ढूंगी ऐसे सस्पेंड। मतलब आपके रामनगर जाने पे वो सस्पेंड हो गए? सस्पेंड हो गए इसलिए। अच्छा, तो आपको एक चीज़ और भी बता दूं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने तत्कालीन जितने भी मल्ली ताल और तल्ली ताल के कोतवाल ऐसे हुआ करते थे। उन्हें ये अवार्ड दिया था, जो गणेश उपाध्याय को अरेस्ट कर लेगा तल्ली ताल का ऐसो, नहीं तो कोतवाल मल्ली ताल बना दिएगा। अच्छा, उन सब लोगों ने कह दिया उपाध्याय जी हम आपके साथ हैं, अच्छा, लेकिन आप ऐसा लड़े जिससे हम लोग परेशानी, वांटेड घोषित कर दिया। बिल्कुल वांटेड हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों ने, पर सहयोग किया। कहा मैं नहीं चाहिए भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करिए जिससे हम पे नौकरी पे परेशानी हो। तो उसके बाद हम पहुंचे, वहाँ चल रहा था, और बड़ा ताजुब होगा आपको। अच्छा, रविंद्र जुगलान DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ करते देहरादून पे। अच्छा, और हमारे तीरथ सिंह रावत गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते स्टूडेंट लीडर के। अच्छा, अच्छा, मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। आप देखिए हमारे मित्र मुख्यमंत्री बन चुका है, MP है वर्तमान में।
है ना। लेकिन हम एक एमपी हैं वो, हाँ, और वो मुख्यमंत्री से नहीं, वही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एमपी भी हैं। तीरथ सिंह रावत जी तो मुख्यमंत्री थे। जुगरान जी हमारी तरह घूम रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, ऊपर वाला मुझे यकीन है ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो हमारे कहने का मतलब, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम 2 अक्टूबर की रैली वहाँ करेंगे। तो वो हम सब स्टूडेंट लीडरों ने किया। हम उसके बाद लौट आए, फिर हम चोरी, हमें मालूम था बेचारा सस्पेंड हो गया अनवर भाई हमारे, ऐसे अच्छा। काला ढूंढे। तो ये तमाम बातें उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुई। तो आज जो लोग कहते हैं ना मैं आंदोलनकारी हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, हमने मैं व्यक्तिगत मामले ऐसा हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि मुझे बच्चों को आरक्षण मिले, मुझे पेंशन मिले, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। हमने कहा था कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना इसलिए की थी कि हमारे जो पलायन हो रहा है, जहाँ स्कूल नहीं है और जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो बने। विकास के लिए की थी। विकास के लिए की थी। और मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर की रैली हम ही स्टूडेंट लीडरों के वजह से फ्लॉप हुई। अच्छा। हाँ, और मैं बता भी दूं कैसे हुई फ्लॉप। देखो, कुमाऊं नैनीताल जिले से मेरे लिए, उसमें उधम सिंह नहीं माना था, नैनीताल जिले से केवल मुझे बोलने के लिए कहा गया। और पिथौरागढ़ से लुंठी, महेंद्र लुंठी अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। और परिहार जी अल्मोड़ा छात्र अध्यक्ष होते थे। अच्छा। तो हर जिले वाइज बोलेंगे, एक बोलेगा। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमें जो स्टूडेंट लीडर की इस प्रकार के मंच में जो, तो हमने पहली बार जिंदगी में मेरे ख्याल से लाल किले में जब मंच में हम लोग गए थे, जो सिलेक्टेड लोग थे, कम से कम 10 लाख से ऊपर पूरा देश के जितने लोग उत्तराखंड के रहते जगह जगह सब लोग आए थे। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त। लेकिन मैं बेबाक बात करना चाहता हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारे जितने भी कहते हैं पॉलिटिकल लीडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी, वो बड़े खुश हुए हमारे फ्लॉप होने पे। अच्छा। अगर वो सक्सेस हो रही होती, असम गण परिषद जो बनी थी, वो स्टूडेंट, वो लीडर, वो मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे, निश्चित तौर वो मौका हम लोगों को मिल लिया होता। तो बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, उत्तराखंड का, हमारे जो स्टूडेंट लीडरों का, अगर वो सक्सेस हो लेती आज उत्तराखंड कहाँ पहुँच गया होता। अच्छा, उस टाइम के लीडर जो होंगे जो खुश हुए आपके आंदोलन के फ्लॉप होने से, जी, तो वो लीडर तो यूपी वाले रहे होंगे सब। ना। अच्छा, क्षेत्रीय नेता। अच्छा, बिल्कुल। वो भी खुश हो रहे थे। अरे वो स्वाभाविक है, वो सो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाव भाव से लग रहा था। अच्छा। लेकिन हमें बड़ा कष्ट हुआ। तो भविष्य नजर नहीं आ रहा था उन्हें कि अगर भविष्य में उत्तराखंड अलग होगा तो उन्हें ज्यादा भविष्य नजर आ रहा था। लेकिन भविष्य में ये देखा जा रहा है, ये लड़के ही राजनीति करें, हम कहाँ जाएंगे, हमारी राजनीति हम कहाँ बैठेंगे, हम क्या करेंगे, इस चीज की चिंता, उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। बिल्कुल चौपट नहीं देखी, जिसकी किस्मत वो बोलेगा। आज हम खाली बैठे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, जिसकी किस्मत होगा। लेकिन उस दौरान अगर हम सक्सेस हो लिया था, हमने कहा था कि हम चाहे तकड़ में सोना पड़े, एक गाड़ी मंत्री की जा रही है, 10 गाड़ियाँ पीछे लग रही हैं, ऐसी नौबत नहीं आती। केवल एक गाड़ी जाती है, फ्लेट जाती है हमारी, बाकी हम खर्च नहीं करते, हम पैसा बचाते हैं। आज आप देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे उत्तराखंड बना, और आपको बड़ा ताजुब होगा, जब पहली बार राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि मुलायम सिंह भी बुलवाते हैं वार्ता, हमने माना ना कर दिया ना, मैंने कहा इनके सामने बिल्कुल अनुपस्थित में हम वार्ता करेंगे। तो वार्ता हुई हमारी, तो मेरे नेतृत्व में वार्ता हुई, मेरे पास अभी भी लेटर रखा हुआ है। अच्छा। जो वार्ता के बुलाया था, उसमें कुछ कर्मचारी थे, और जैसा मैं आपको क्या बताऊं, नैनीताल, हम यहाँ से नैनीताल से जब गए दिल्ली, तो मेरे जो शुभचिंतक और भी वो कहते हैं वहाँ जो स्टूडेंट लीडर रहे होंगे, पढ़ते होंगे और विचारधारा के रहे होंगे, उन्हें विरोध कर दिया। गणेश उपाध्याय मुर्दाबाद, गणेश उपाध्याय मुर्दाबाद, हम नहीं वार्ता करने देंगे। अब पता नहीं क्या बात है, मैं तो जानता नहीं, मैं तो स्टूडेंट लीडर था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हरीश रावत जी को, भैया हरीश रावत जी को, हरीश रावत जी ने ऐसा सीना, अच्छा है ना, मैं भी लखनऊ का अच्छा कैसे सेक्रेटरी रह चुका हूँ, आइए पहले में से लड़िए, तब आगे बात करिए। खुल के सामने आ गए। अरे खुल के सामने आ गए भैया, तब वो पीछे हुए, हम तो स्टूडेंट थे, हमें तो डर गए, हमने कहा ये क्या हो रहा, भीड़ इकट्ठी थी। तो हम किसी पर से हमारी वार्ता हुई, तो जैसे वार्ता हुई तो कल दूसरे दिन फिर वार्ता होने का मौका मिला। अच्छा। तो तिवारी जी मेरे बहुत राजनीतिक गुरु रहे। अच्छा। तो रात को उन्हें जब वार्ता हुई, तो उन रात को मैंने फ़ोन किया, सर वो कहना मुझे बताना, मैंने कहा सर ये बात हुई है, कल फिर वार्ता है। उनका तुम लखनऊ आ जाओ, मैंने कहा सर कल फिर वार्ता में कैसे आऊँगा, कहने मैं आ जाऊँ, बिल्कुल आ जाइए। तिवारी जी
करेक्ट 12 बजे, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, उस जगह पे 12 बजे पहुँचे, मैं 5 मिनट या 10 मिनट लेट हुआ, उन्हें घड़ी दिखाई, अच्छा देखो आप टाइम से नहीं आ रहे, मैं इतने समय से वेट कर रहा हूँ, मैंने गलती होगी सर, मैं हम तो हमारे पास गाड़ी खड़ी तो नहीं है, पैदल हो आए हैं। तो हम जब वार्ता करने के बाद उस रात को हम जब घूम रहे थे, हरी साहू जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस हुआ करते थे, अच्छा, उनके बगल में अटल बिहारी वाजपेयी थी, अच्छा, नेता प्रतिपक्ष देश के लोकसभा में वो थे। अच्छा, वो मुझे याद आ, तारीख भी याद आ रही मुझे, 30 अक्टूबर की बात होगी। तो जब देखा लोग हमारे स्टूडेंट लीडर ने कहा चलो यार वहाँ चलते हैं, मैंने कहा चलो भाई मिल चलते हैं, इससे बड़े क्या होता है। जैसे हम अटल बिहारी आवास में गए मिलने के लिए, तो उनके पीओन ने कहा साहब नहीं मिलेंगे, मैंने कहा भाई क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने कहा भैया वो मिलेंगे, आप मेरे विजिटिंग कार्ड दिए, तो मुझे मालूम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी 31 अक्टूबर को, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उन्हें जब देखा उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बच्चों को बुलाओ बुलाओ, हमें मालूम था उत्तराखंड में इतनी बड़ी आग ने पूरे देश के अंदर तहलका मचा हुआ था। तो उन्होंने कहा बेटा पहले इनके लिए बात उत्तराखंड आंदोलन के बाद में बात करूंगा, पहले इनके लिए पानी लाओ, मिठाई लाओ, दीपावली आने वाली थी, पहले इनका मीठा मुंह करेंगे, पानी और मीठा पिया, फिर उनके बाद चाय और नमकीन से करेंगे। कहना बेटा ये बताओ उत्तराखंड आंदोलन तो बात की बात है, तुमने नारायण दत्त तिवारी को क्यों हरा दिया, वो देश का प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अच्छा, जब बलराज पाजी जीते थे, मैं आपको बताऊं बड़ी पीड़ा थी उन्हें, कहने बहुत गलत किया। मैंने कहा सर ऐसा है, तिवारी जी ने इस क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा विकास किया, अब लोगों में अपने लोगों को बहुत विश्वास किया, उन विश्वासघात के तहत वो हार गया, कहना बहुत बड़ी भूल है। मैंने कहा साहब ये अब तो ये तो राज्यसभा से तिवारी को ले आएंगे, एक म्यान में क्या 2 तलवार रह सकती हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। अच्छा, मेरे से। अच्छा, तो उन्हें मैं कहने का मतलब देखो, तो मैं देखता हूँ हम लोग छोटे छोटे लोग आपस में लड़ लेते हैं, ऊपर लीडर जो अच्छे हैं वो चाहते हैं अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आए। हालांकि बलराज पाजी भी अच्छे एक नाम, मतलब वो एनडी तिवारी जी जो कि कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी उस टाइम पे क्या थे? लोकसभा के नेता, लोकसभा के हाँ मतलब अध्यक्ष ही समझ लीजिए एक तरीके से, हाँ मतलब हाँ। तो मतलब वो कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि इन्हें आना चाहिए था। हाँ, उन्हें बड़ी पीड़ा थी, उनका कहने का मतलब ये था उस दौरान अगर तिवारी जी जाते इस देश के प्रधानमंत्री बनते, तब उस दौरान प्रधानमंत्री बनते, नरसिंह राव जी नहीं बनते, तिवारी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद जब मैं तिवारी जी को ये बात बताई कि अटल बिहारी वाजपेयी, तिवारी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, मैंने कहा चलो ये बात, तो जब ये चलता रहा तो इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई जो लोग कहते हैं मैं असली आंदोलनकारी, मैं नहीं मानता। ये उत्तराखंड आंदोलन में धन्यवाद दूंगा, आज मैं यहाँ की इच्छा में हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा नैनीताल के व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, वहाँ की महान जनता का मैं जिंदगी भर ऋणी हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी कर्मभूमि मेरी शांति भी है, और राज्य जहाँ से प्रारंभ किया वो मेरी भूमि रही है। देखिए उत्तराखंड आंदोलन को लेके जो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पे, तो वो जो आंदोलन हुआ था, कोई भी आंदोलन अचानक से एकदम से बड़ा नहीं होता। जी जी जी, धीरे 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 उसको लगता है, उसके बाद फिर आग भड़कती जी है। जी जी। लेकिन उस आंदोलन को सिर्फ एक रामपुर तिराहा कांड से जोड़ के ख़त्म कर दिया जाता है। जी जी जी, वहीं पे कंप्लीट कर दिया जाता है कि आंदोलन मतलब रामपुर तिराहा कांड बस, और वो श्रद्धांजलि दी उन्होंने, कुछ नेम प्लेट लगा दी, उसका बाद खत्म। लेकिन वो आंदोलन जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये तो बिल्कुल नई बात निकल के सामने आ रही है, ऐसा तो लोगों को पता भी नहीं होगा। ऐसा ना बहुत से लोग अपने को बहुत वाहवाही कहते हैं कि मैं असली आंदोलन हूँ। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड, हमने इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, हमें बड़ा कष्ट होता है। आपने हाल ही में देखा स्थापना दिवस यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, मेरे कुछ मित्रों जो भाजपा विचारधारा उन्होंने मेरे विरोध किया मेरी बातों का। अच्छा। क्योंकि मुझे पीड़ा है, अभी भी पीड़ा है, चाहे पार्टी सरकार भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने। हमने जो सपना था, जो शहीद हो गए, उनका क्या सपना था, कैसा उत्तराखंड राज्य बने, उसके तहत नहीं हो रहा था। अच्छा, उस टाइम पे भी आप कांग्रेस में ही थे? पार्टी ज्वाइन कर ली थी? एनएसयूआई में थे आप? ना, मैं इस जिले का पहला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, फिर यूपी का उत्तर प्रदेश। जब आप आंदोलन में थे? ना, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, कोई पार्टी नहीं थी उस टाइम? कोई पार्टी नहीं थी मेरी। मैं धन्यवाद दूंगा, आज हमारे देख रहा हूँ 1 साल हो गया, हमारे हरवोला जी नैनीताल पे भाजपा विचारधारा के थे, हमारे इसमें विचारधारा नहीं चलती थी। वहाँ ये चलता था कि स्टूडेंट लीडर किस टाइप का है, इसकी विचारधारा की सकारात्मक विचारधारा का कैसा बोर्ड लीडर है, उसके तहत ये लोग सहयोग करते थे। तो वहाँ के भाजपा के लोगों ने भी मुझे खुल के समर्थन दिया। उसमें एबीवीपी हमने कुछ इलेक्शन लड़ा, जो अच्छा हो, जो स्टूडेंट लीडर की हित बात का, तो नैनीताल की हित की जो बात कर, उसके तहत इलेक्शन लड़ा गया था। ये पॉडकास्ट हमारा वैसे तो पर्सनल परिचय को लेकर था, लेकिन राज्य आंदोलन की बात जुड़ गई है, तो देखिए बात कितनी लंबी चलती जा रही है। हम गणेश उपाध्याय जी से एक निवेदन ये करेंगे कि एक जो भी इनके पास स्टोरीज़ हैं उस टाइम पे जो इन्होंने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, उसको लेके हम इनसे एक अलग चर्चा करेंगे राज्य आंदोलन की, क्योंकि सिर्फ राज्य आंदोलन को कवर करेंगे तो फिर और भी चीज़ें हैं, और भी बातें पूछनी हैं, सवाल जवाब करने हैं, वो सब एक तरफ हो जाएंगे। तो
इसके लिए हम अगर किसी दिन आपको वक्त मिले तो राज्य आंदोलन की एक अलग से बात कर लेंगे हम। मलिक साहब जी। जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन के इस क्षेत्र में आया, हम्म, पहले इस जिले का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। नारायण दत्त तिवारी जी ने पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपने मनपसंद का यूथ का अध्यक्ष बनाया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेरा कार्यशैली देखी, इतना बड़ा आंदोलन देखा, मेरे हर चीज़ से वाकिफ थे। तो उसके बाद में दो ढाई साल इस जिले का यूथ का अध्यक्ष रहा। यूपी हुआ करता था। अच्छा। फिर उत्तर प्रदेश का मैं महामंत्री यूथ कांग्रेस का और उपाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पीसीसी मेंबर भी बना। और तिवारी जब इलेक्टेड मुख्यमंत्री, मुझे अपना सलाहकार बनाया। हालांकि उन्होंने मुझे इस योग सोचा होगा, कुछ एबिलिटी क्वालिटी देखी होगी। हालांकि तिवारी जैसे शख्सियत के सामने हम तो एक छोटे कण के समान है। एक दिन मैं कह बैठा तिवारी जी से। अच्छा। मैंने साहब मैं तो ऐसी कोई बात, मैंने कहा साहब आप ये अणु बम और कहते इस छोटे कण के बारे में बात करते हो, आप तो जो है अल्ट साइड के स्टूडेंट है, मैं तो साइंस साइड का रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ। कहना उपाध्याय जी मैं हर चीज़ छोटे बच्चे की तरह सीखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं आर्ट साइड का हूँ। तो मुझे हमारे कुलपति जोशी जी हुआ करते, वो कहते थे तिवारी जी अगर रामपुर में भाषण ना कहीं जाना है, इस यूनिवर्सिटी में देना है, तो रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं उन्हें बताता था ये बोलना। अच्छा। ये तो ये जिज्ञासा वैसे नेताओं के सानिध्य में हम रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो उत्तराखंड राज्य बन गया तो उन्होंने मुझे अब सलाहकार बनाया। अब मेरी सब समीक्षा बैठक होती थी। अच्छा। तो मुझे भी समीक्षा बैठक का मौका दिया। अच्छा। उन्होंने 6 बजे मेरी समीक्षा बैठक थी, मेरी 7 से 8 बजे, मैं 6 बजे चला गया। तो उसमें जल संस्थान जल निगम वालों की समीक्षा बैठक चल रही। तो तिवारी जी ने 9 बज गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तिवारी जी ने मुझे बुला दिया यार, देखो 7 से 8 बजे का टाइम दिया, 9:30 हो गया, जाड़े का समय था और जितने अधिकारी बैठे थे, ये ब्यूरोक्रेट ना नौकर साहब, पसीना आ गया झाड़ू में उनका। अच्छा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जब उनसे, बड़ा ताजुब हुआ उसमें। तो उसके बाद 9:30 10 बजा ना ऐसे करके मैंने साहब मुझे बड़ी नाजुक जाएगी। मैंने कहा भाई स्टूडेंट मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे आपने बुला दिया, मुझे बैठा दिया। कैसी रही समीक्षा बैठक? अच्छा। तो कहने का मतलब उनका ये कहना था बेटा भविष्य में अगर तो मौका मिलेगा समीक्षा बैठक कैसी ली जाती है देखो। उनका मकसद ये था मुझे जो बैठा मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने बहुत कुछ अपने स्वर्गीय नारायण दत्त शख्सियत यहाँ नहीं रही है ना, बहुत कुछ सीखा है। उनकी नम्रता, मतलब वो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये समीक्षा बैठक में कोई बात नहीं हुई ना चुप बैठे हुए हैं ना? नहीं मैं चुप बैठा हूँ, आप चुप बैठे हैं। वो उनसे पूछ रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट आए हैं, आईएएस आए हैं, जल संस्थान जल निगम के लोग, उनसे कर रहे हैं। झाड़ू का समय है, पसीना निकाल दिया रात के 10 बजे। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब 10 मिनट मीटिंग समीक्षा खत्म हुई, मैंने सर ये बताइए आपने मुझे 6 से 7 का टाइम दिया, मुझे बैठा दिया, निकल दे देंगे। मैंने सर ये तो गलत बात है। कहने कैसी रही समीक्षा बैठक? तो मैं समझा रही तिवारी जी ने ये देखा आने वाले वक्त में ऐसी समीक्षा बैठक ली जाती है। तो वो हमारे गुरुजी, मैं देखा उन गुरुजी को झाड़ू में जो पसीना निकाल देते, इतनी विद्वता, इतनी नॉलेज, ऐसी आज एक लेसन दिया आपको वहाँ पे, सबक दिया, बिल्कुल दिया। आज देखिए उत्तराखंड की बुनियाद मैं तो धन्यवाद दूंगा तिवारी जैसे शख्सियत जो यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री और यहाँ पहले इलेक्टेड मुख्यमंत्री बने, जबकि उनका कद और काठी लायक नहीं था, ये छोटा सा राज्य, लेकिन उन्होंने बनाया, अच्छी बुनियाद पड़े। तो ऐसा ही जब समीक्षा बैठक चल रही थी उसमें सब चीफ सेक्रेटरी टोलिया जी हुआ करते थे। अच्छा। जितने ब्यूरोक्रेट बैठे थे और उस कमेटी के जितने लोग थे सब बोल रहे थे। वो मित्र बार बार देख रहे ये क्यों नहीं बोल रहा। जब उन्होंने उपाध्याय जी बोलिए, मैंने कहा सर देखिए मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने आपके छोटे से राज्य को बड़े दिमाग वाले आदमी यहाँ भेज रखा है। आप ऐसी बुनियाद डालिए आने, जैसे हिमाचल में परमार जी को याद किया जाता है ना, वैसे आपको याद करेंगे, ये आप करिए। मैंने कहा ये ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, मैंने कहा मैं तो किसान आदमी हूँ, गन्ने का भुगतान से लेके किसानों की फसल तक ले रहे हैं। देखिए मैं जब भी तिवारी के पास जाता था मैं पूरी तैयारी के साथ जाता, मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ घुमा लेंगे, क्योंकि उनका मैं चेला हूँ रहा हूँ। तो मैंने कहा साहब ये ब्यूरोक्रेट केवल रिकवरी देखते हैं, ये फैक्ट्री चलाते हैं दिसंबर में और किसानों को अपना गेहूँ बोना पड़ता है, उसके तुरंत काटने के बाद स्थिति तभी मजबूत अच्छी स्कूल तभी बच्चे पढ़ेगा। अच्छा। तो तिवारी ने सिस्टम किया और मैंने कहा वक्त में भुगतान होना चाहिए, तो सिस्टम लागू किया तिवारी जी ने। अच्छा। हाँ, लेकिन आजकल कुछ लेट हो रहा है, कर रहे हैं, खैर मुझे यकीन अच्छा होगा आने वाले वक्त में। मैंने किसान हित में बहुत सी जनहित याचिका दायर की। अच्छा। एक जनहित याचिका ऐसी थी जो आद्य किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस या स्वामीनाथन रिपोर्ट 3 गुना होना चाहिए, अब बात करते। तो मैंने जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की थी, डबल बेंच की जनहित याचिका थी। तो उसमें मुझे धन्यवाद देने को जजों को,
उन्होंने विदेशों के जो विकसित देश हैं किसान हित में क्या फैसला लेते हैं, उस 7 कंट्री का अध्ययन करने के बाद वो डिसीजन दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने फिर उसके बाद जब देखा साल भर हो गया, उत्तराखंड सरकार ने कुछ किया नहीं, मैंने फिर कंटम लगाया। मैंने तो उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमने ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू भारत सरकार का मामला है, तो मैंने किसान आयोग का गठन, तब इन्होंने किसान आयोग का गठन किया। आज जो पद में बैठे हुए हैं ये मेरे जो जनहित याचिका दायर की थी उसके बाद। हाँ, मैं आपको बता दूं, तो मैंने फिर जब भारत सरकार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को नोटिस गया हमारे कोर्ट के माध्यम, वकील के माध्यम से, तो उन्हें टाइम लिया था, तो उन्होंने फिर उन्हें अपना एफिडेविट लिख के दिया। अच्छा। कि आपके इस जनहित याचिका किसान के फैसले को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट में मीटिंग की और आज की डेट में 21 फसलों का, तत्काल आप तो 23 हो गया, 21 फसलों को 1.5 गुना पैसा अधिक दिया जा रहा है लागत कास्ट का। तो मैंने कहा संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेरी निस्तारित कर दी गई। अच्छा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाना, मैं इस मामले में माननीय, अच्छा, ये मामला चल रहा है अभी? चल रहा है। राहुल गांधी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हुआ करते हैं, मैं उनके पास गया था। अच्छा। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लागू करना है, तो फिलहाल अभी रुका हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूसीसी का मामला देश का मामला है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लागू करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद वहाँ कानून पास कर दिया। अगर इनकी इच्छा शक्ति ये नहीं कर सकते थे, जब भारत सरकार का मामला वो कर सकते हैं, तो यहाँ किसानों के मामले में एक कहते हैं कि मिसाल बनेगा उत्तराखंड। क्यों नहीं मिसाल बनाते हैं आप? क्यों नहीं किसानों को 3 गुना स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू करने जो डिसीजन दिया उसे लागू करना चाहिए? ये नहीं किया गया। दूसरा आपको और बताऊं, हमारे जब चल रहा था जब कोरोना काल, अच्छा, तो गेहूं काटने का बड़ा परेशान था जेसीबी, तो मैं जब जनहित याचिका दायर की तो पेमेंट का मामला आया जब, तो पेमेंट के मामले में मैंने कहा साहब पेमेंट ये वक्त में करते नहीं, तो सरकार ने लिख के दे रखा है गेहूं और धान तुलने के 24 घंटे से लेकर हफ्ते के अंदर भुगतान किया जाएगा। अच्छा। तो आज भुगतान हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 100 करोड़ से ऊपर का गेहूं का भुगतान अभी तक उत्तराखंड सरकार ने नहीं कर रखा। 100 करोड़? 100 करोड़ का, उससे ऊपर ही है। तीसरा, स्कूलों का मामला, पूरे उत्तराखंड में जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, अब आज पेपर में पढ़ भी रहे होंगे अभी कितने स्कूल बंद होने जा रहे हैं। तो मैंने जनहित याचिका दायर की, मैंने कहा जो मौलिक अधिकार क्या है, हर 1 किलोमीटर के अंदर हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अच्छा। हम मानते हैं जहाँ स्टूडेंट बच्चों की संख्या कम हो बंद होना चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती बंद कर रहे हैं तो वो स्टे हो गया। नहीं तो ये लागू करना चाहते, उसमें यहाँ हमारे त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो लागू करना चाह रहे थे, वो तो अच्छा रहा, मैं सैल्यूट करता हूँ। हम जो हमें सरकार नहीं करती, वो कोर्ट के माध्यम से जनहित पे फैसला लेते हैं। और चौथा मामला आपको और बता दूं मैं, ये पेपर में बयानबाजी कर रहे थे कि क्या कहते हैं एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने सूचना का अधिकार मांगा और जनहित याचिका दायर की, अभी चल रही है। एयरपोर्ट कहाँ पे बनने जा रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंतनगर पे। अच्छा। तो ये केवल हवा में बयानबाजी दे रहे थे। अच्छा। जब मैं सूचना का अधिकार मांगा कि नहीं हुआ और पेपर में स्टेटमेंट दिया और जनहित याचिका दायर की, तब इनका काम स्टार्ट हो रहा है। ये सरकार बैठी हुई है अभी आंख बंद करके, अपने काम करते जा रही है जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो जनहित में होता है वो कोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। बता, अच्छा, इतने बड़ा कष्ट क्या हो? अच्छा, वैसे आपके पास काफ़ी बड़े पद रहे हैं और उसका दायित्व भी ज़्यादा हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। तो ये तो आपने बताया कि आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर जो आपने काम किए हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने शहर पर। नहीं, 1 मिनट, हेमंत बिस्वाल आपको बताया नहीं मैंने, वो तो। अच्छा, जी बताइए। ऐसा था जब ये चुनाव चल रहा था, हमारे भाजपा प्रत्याशी के सपोर्ट में हेमंत शर्मा बिस्वाल में असम के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, उसमें हुआ भी करते थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी किस बाप का बेटा है। अच्छा। हमने प्रूफ मांगा क्या? मैंने इस सेंटेंस में कोतवाली में गया, रिसीविंग दी। अगर सरकार हमारी आ जाती तो कोतवाली रिपोर्ट दर्ज होती। अच्छा। रिसीविंग दी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कोर्ट के माध्यम में कोर्ट में खींचा मैंने। अच्छा। मैं धन्यवाद दूंगा आरपी सिंह जी, हमारे वकील हुआ करते थे। मैंने कांग्रेस हाईकमान से भी बात की, मैंने कहा उनके सुप्रीम कोर्ट के 3 पापा से वकील आ रहे हैं, आप भी भेज दीजिए। हमारे वकील नहीं आ पाए, उन्हें इस मामले को खारिज कर दिया। अभी मामला पेंडिंग पड़ा, मैं हाईकोर्ट जाऊँ, क्या करो, सोचा जाएगा इस बारे में। जब कोई अच्छे वकील आएंगे तो बात की जाएगी। अच्छा। ये तमाम बातें हुई हैं। लोअर कोर्ट से खारिज हो गया है जी। अच्छा। चलिए बात करते हैं शहर पे, किच्छा पे आ जाते हैं। किच्छा के शहर तो छोटा सा है, लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज प्रदेश लेवल तक है।
तो पहले तो ये थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ के नेताओं के काम से संतुष्ट हैं? कितना संतुष्ट हैं? और क्या क्या काम हो सकते थे? वर्तमान विधायक हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं? और क्या क्या काम वो जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए कर सकते थे? अच्छी बात रखी आपने। देखो, अपना अपना विजन है, अपना अपना व्यूज है। हम नारायण तिवारी के चेले रहे। अच्छा। उनके कार्य करने की जो शैली थी अपार थी। उसी दृष्टि से हम देखते हैं। हमारे इस वर्तमान में हमारे विधायक बेड़ जी हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन कार्यशैली अच्छी है करने की, सब कुछ। लेकिन इससे पहले राजेश शुक्ला भी रहे थे विधायक यहाँ। सबकी शैली होती है। मुझे कष्ट से बात का होता है, 260 लोग रेलवे स्टेशन से लेकर बंडिया तक के लोगों को हटा दिया गया। बड़ा दर्द है इस बात का मुझे अभी भी। जरूर कहूँगा आपके से, क्या हमारे वर्तमान विधायक, क्या हमारे पूर्व विधायक जो आपस में मैं देखता हूँ एक एक के खिलाफ टिप्पणी देते थे, इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि नहीं बसाया जाए। जबकि रुद्रपुर में वही G27 सम्मेलन चल रहा था, अब उनमें बसाने की कोशिश की जा रही है। इनके बारे में अब बताइए, 250 परिवार के लोग जो पढ़ लेते, वो बच्चे इसको पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, खाना खा पा रहे नहीं खा रहे, इसकी चिंता नहीं। हाँ, आपका व्यापार मंडल का चुनाव चलता है, स्वाभाविक है, सबका अपने अपने पसंद के होते हैं। एक एक खिलाफ धरने में बैठ गए, इसकी भी चिंता करनी चाहिए भैया, जो वास्तव में है। इंसानियत होनी चाहिए भैया। और दूसरा मैं बता दूं, इस जिला जब बना था, तहसील कितना सबसे पुरानी तहसील रही, यही मुख्यालय बनना चाहिए। यही बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? ये तो नहीं, ये बात तो हमने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी से ही पूछी थी, तो उनके पॉडकास्ट में भी ये बात आई थी। वो भी ये कह रहे थे कि किच्छा का विकास छीन के रुद्रपुर को विकसित करने का कार्य किया गया। अब देखिए, इस बारे में देखिए किया गया, वहाँ भी विकास होता, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे अभी बहुत कष्ट होता है। किच्छा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज फल व्यापारी बेचारे जहाँ बचे थे, और जो बेचारे और जहाँ बचे थे, उन्हें हटाया जा रहा है एक सुव्यवस्थित ढंग से। हमारा तो विजन है, एक किच्छा आने वाले वक्त में एक मॉडल, उत्तराखंड मॉडल रूप में दिखना चाहिए। उसके लिए विजन और कार्य करने की ईमानदारी होनी चाहिए। हम लोगों का मकसद आज देख रहे हैं, रीता खनन, अवैध खनन, कोई कुछ देखने वाला नहीं। कष्ट होता है। आज देवभूमि की धरती को चीरा जा रहा है। जहाँ देवता निवास करते हैं, इस प्रकार के कर्म करेंगे, इसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। हम बताना चाहता हूँ। तो हमारे कहने का मतलब है, अभी किच्छा को अच्छा किच्छा बनने के लिए अच्छी सोच के अच्छे लोगों को आने की। आजकल एक मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, किच्छा वर्सेस सिरौली। देखा होगा, चारों तरफ उसी की चर्चाएं हैं। और ये मुद्दा इतने हाई लेवल तक चला गया है कि किच्छा का नाम जो नगर निकाय चुनाव की लिस्ट आई है, उससे नदारद हो गया है। धन्यवाद। तो मलिक साहब, आपकी बात को समझ गया मैं। जी, देखिए, कभी भी जो IAS होता है उसे पीछे नहीं बनाया जाता है। अगर आपकी मनसा सिरौली को अलग करने की थी, जब ग्रामीण परिवेश में था, उस दफे अगर नगर पंचायत बना दिए थे, उसमें तो विधायक कौन थी सबको मालूम है, तो बन जाता। अब जब आप नगर पालिका में ऑलरेडी पहले आ चुके, एक्ट है, डिमोशन आप नहीं कर सकते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, उत्तराखंड के गवर्नर में जो कानून बन गया था, उन्हें वापस लेना पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी तौहीन हुई, कानून बनने के बाद वापस लेना पड़ा। क्या उनके पास विधि प्रकोष्ठ नहीं है? क्या उनसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? क्या ये हो सकता नहीं हो सकता है? फिर दोबारा चले गए, अब पेंडिंग मामला। अरे मेरी समझ में नहीं आता, दोबारा जब गए थे मुझे तो लग रहा था कि हाई कोर्ट में सरकार को बहुत जबरदस्त टिप्पणी मिलेगी। पता नहीं टिप्पणी क्या, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन स्टे कर दिया, मुझे मालूम पड़ा। आपको क्या लगता है कि मतलब उसे ग्राम पंचायत बना के, हो ही सकता, बना के वो बिल्कुल विकास, मतलब क्या बेटर रहेगा? हमारे नगर पंचायत बेटर है? नहीं, अब जो हो ही नहीं सकता उस बारे में बात करके फायदा नहीं। कहने का मतलब है, जब आपका प्रोग्रेस होगी, आपको नगर पालिका में जरूर जोड़ दिया, अब कैसे आप नया नगर पंचायत बन जाएगी भैया? नगर पंचायत तब बनती जब ग्रामीण जो नगर पालिका में जोड़ा था उसमें नगर पंचायत कहते तो बन जाती। अच्छा, हाँ, उसमें बन जाती। अब आप जो लोग काम करने वाले हैं और इस प्रकार की भावना आपस में लड़ने की कोशिश की जाती है, ये संभव नहीं हो पाएगा। जो अच्छा कार्य करेगा, चाहे किसी कौम किसी धर्म का हो, उससे यहाँ का चेयरमैन बनेगा, हमें यकीन है।
और मैं बता देना चाहता हूँ फिर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खासकर किच्छा विधानसभा क्षेत्र में जो आप ये कार्य कर रहे हैं, विधि राय लेनी चाहिए। अच्छा, विधि राय का मतलब आपके जब वहाँ बैठे हुए हैं कोई काम करने, आप घोषणा कर दें तुरंत। अरे घोषणा करने से पहले देखो तो होता नहीं होता है। जनता को भ्रमित करने के कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी बहुत सम्मान उनका करता हूँ। जरूर मुझे इस बात को सुनकर जब उन्हें लगेगा, इसका भी सुनने का मौका मिलेगा, इसमें जरूर सुधार करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। आगामी क्या विचार हैं? कुछ इलेक्शन? देखो, मैं तो 2012 में अगर मैं निर्दलीय लड़ लिया होता, मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत से लोग आए थे, पैसा लेके आए थे। अच्छा, हाँ, कि आप लड़ो। मेरी मदर का उसमें स्वर्गवासी हो गई थी और पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिला था। अच्छा। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा यार पहली बार मिला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं उस दौरान मैं निर्दलीय लड़ा तो दुर्गापाल जी से निर्दलीय जीते, मैं भी जीत लिया होता। आज उस किच्छा को जो विकास की जो गति हम अपेक्षा कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं और जनता कर रही है, मुझे लगता थोड़ा बहुत जितना सुधार होना चाहिए थोड़ा बहुत दिखता अच्छा हो रहा है, लेकिन काम कर रहे हैं। एक सवाल हम जो भी हमारा गेस्ट आता है उससे ज़रूर पूछते हैं जी, किच्छा के 3 पसंदीदा नेताओं के नाम। किच्छा के 3 हमारे नेता यहाँ? हाँ, लीडर किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अच्छा, किच्छा के जिनके काम से थोड़ा सा आपको लगता है कि किच्छा के, हाँ, मतलब किच्छा आसपास अपने एरिया के मौजूदा, पुराने, गुजर चुके हैं। अच्छा, या कोई भी हो सकते हैं। एक तो हमारे जो हमारे चावला जी थे चेयरमैन, पप्पू चावला भैया, मैं हालांकि वो स्वर्गवासी हो गए, मैं उसे उनकी कार्यशैली को देखा था। मैं उनके एब्सेंटी में वहाँ भी जाता था, ऐसी जगह पूछता था। अच्छा, अगर उस दफ़े सीट आरक्षण नहीं होती, ओबीसी नहीं होती, दोबारा पप्पू चावला इस किच्छा के होते। अच्छा, दूसरा हमारा चेयरमैन जो चले गए, वो भी चले गए बेचारे। कोहली जी? नहीं, कोहली नहीं, वो अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल। अच्छा। उनकी कार्य करने की कार्यशैली बहुत अच्छी रही। और तीसरा हमारे विधायक बेहड़ जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मलिक साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट हमारे लिए एक यादगार के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर गणेश उपाध्याय जी। इनका परिचय हम करवा चुके थे आपसे और बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छे, इन्होंने खुल के बात की, अपने पुराने टाइम से लेके वर्तमान टाइम तक की बात इन्होंने बिल्कुल दिल खोल के की है। ऐसे ही अगर आप किसी और गेस्ट को इनवाइट करना चाहती हैं और चाहते हैं कि पॉडकास्ट में हम उन्हें भी इनवाइट करें, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसे पहलू लेकर सामने आएंगे जिनसे अभी तक आप अनजान हैं। तो तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।